हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारे टेक्निकल ईएस पर आप प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, कल हम और आप पढ़ रहे थे वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण जो पढ़ रहे थे, प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था अगली वीडियो में हम और आप अध्ययन करेंगे जो भौतिक का वर्गीकरण है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अनुसार जो प्रोटीन का वर्गीकरण है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आपको बता दें भौतिक रासायनिक का जो वर्गीकरण है, यह प्रायः वर्गीकरण, इनमें हमें और आपको कौन से पोषक तत्व प्रायः मिलते जाते हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, पहले चलिए इसका अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, जो भौतिक तथा रासायनिक प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रिय छात्रों, प्रोटीन का जो वर्गीकरण है, हमने आपको बताया था, हम और आप आज अध्ययन कर रहे हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था भाग 2 में हम और आप एक नए टॉपिक से मिलेंगे। तो नया टॉपिक आज का हमारा ये है भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अनुसार प्रोटीन का वर्गीकरण। जब भौतिक तथा रासायनिक के अनुसार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं, उसको बांटते हैं, ये 3 भागों में बंट जाता है। तो प्रिय छात्रों, इसके कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। तो 3 भाग क्रमशः ऐसे हैं: सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन, दूसरा क्या है संयुक्त प्रोटीन है, और व्युत्पन्न प्रोटीन है। जब हम और आप ये 3 प्रोटीनों का अध्ययन कर लेते हैं, तो हम पहले पर निगाह डालते हैं। पहला हमने जो आपको टाइप बताया सरल प्रोटीन का बताया, यानी कि सिंपल प्रोटीन मानव जीवन में क्या कार्य करता है, अपूर्णता है, मानव जीवन में कर क्या क्रिया करता है, बॉडी में कौन सी इफेक्ट लाएगा, और कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हो जो मानव शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इन प्रोटीनों में हमें और आपको अध्ययन करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखते हैं पहले वाले प्रोटीन में, सरल प्रोटीन में इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो सरल वाले प्रोटीन के जो 5 टाइप हुए, क्रमशः ऐसे टाइप बनते हैं। सरल प्रोटीन का पहला जो भाग है एल्ब्यूमिन है। क्या है? एल्ब्यूमिन है। दूसरा जो भाग है ग्लोबुलिन है। तीसरा भाग यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूटालिन है, और उसके बाद चौथा भाग दे रहे हैं प्रोमलिन है। 5वें भाग का हम आप देख रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन है। इसके 5 भाग हुए। क्रमशः हमने आपको इसका अध्ययन कराया। 5 भाग होने के बाद पहला भाग जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन का जो भाग है, ये बॉडी में हमारे कैसे इफेक्ट लाता है, हम और आप इसका अध्ययन करते हैं। यह जल में विलय उष्णता में जम जाता है, और दूध लैक्टोएल्ब्यूमिन का उदाहरण है। ये जल में विलय रहता है। जैसे भी हम लोग कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, प्रिय छात्रों, जल लेते हैं, पानी लेते हैं, उसको इसे घटकना चालू किए, पी लिए, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो एल्ब्यूमिन जो प्रकार का सरल प्रोटीन का एक छोटा भाई, एक छोटा पार्ट है, ये बॉडी में जाकर जल से जैसे ही विलय होता है, गल जाता है। गलने के बाद उसी जल के साथ पूरे शरीर में क्या करेगा? प्रवाह करना चालू कर देता है। यह एल्ब्यूमिन का कार्य होता है। एल्ब्यूमिन जैसे ही बॉडी में जल के साथ संग्रहित करता है, अनंत क्रियाएं करना चालू कर देता है और जम जाता है, और दूध के लैक्टोबैसिलस में भी पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, लैक्टो में पाया जाएगा। एल्ब्यूमिन का एक मुख्य उदाहरण है। एल्ब्यूमिन का जो मुख्य उदाहरण है वो दूध है। दूध में, और दूध को देखते हैं और पानी का देखते हैं। हम और आप कभी अगर किसी दूध को फाड़ना सीखते हैं, जैसे हम और आप पनीर अगर कभी बनाने लगते हैं, दूध को फाड़ते हैं, तो साइट्रिक जो उसका साइट्रिक का जो एसिड होता है, उसको लाकर घोल बनाकर जैसे उसमें डालते हैं, नींबू की कुछ 2-4 बूंदे उस दूध के अंदर डालते हैं, तो देखते हैं दूध अलग हो जाता है और उसके भोज्य पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको बताया यह क्या करता है? जल में विलय रहता है, और उष्णता यानी कि जैसे ही गर्मी देंगे हम और आप, जैसे क्या करेगा? जम जाना चालू करेगा, और दूध अलग जम जाएगा, अब पानी उसके फट जाएंगे, पानी निकल जाएगा। इसके कार्य थे एल्ब्यूमिन, यानी कि सरल प्रोटीन का जो एल्ब्यूमिन था, उसके यह कार्य थे दूध से और पानी का रिलेशन करना। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर जाना दूध और पानी का जो रिलेशन था, उसमें पानी में विलय होने वाला पदार्थ कौन सा? एल्ब्यूमिन था। एल्ब्यूमिन को देखा, और इसको किस भाग, इसका जो मुख्य उदाहरण है एल्ब्यूमिन है, और दूध में प्राप्त किया जाता है, जो लैक्टो नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, दूसरे पे हमने बताया ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है, ये बॉडी में कौन सा कार्य करता है? ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? ये क्षार के घोल में विलय रहता है। जैसे ही हम और आप क्षार का घोल देखते हैं, पहले जान लेते हैं क्षार क्या होता है। हम और आप पीएच को जानते होंगे, जिसे पीएच मान कहते हैं। किसी भी जो उसका पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, उस पीएच इरेक्शन पैमाने पर कोई भी चीज़ अगर नापना चाहें, तो 1 से लेकर 14 तक अंकिंग होती है। उस 7वें वाले पे हम देखते हैं उदासीन रहता है। 7 के उधर जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है, उधर जितनी ही क्रमशाएं प्रायः जाती रहती हैं, वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्षारीय हो जाते हैं। अब बात आती है 7 के इधर, यानी कि 7 से इधर जब 6 आएंगे, घटते हुए क्रम आएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
इसके बीच में जो संख्या हमारे और आपको देखने को मिलती है ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब बात आती है 7 के ऊपर। जब 7 के ऊपर जो लिखा जाता है वो उदासीन है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम और आप पीएच मान को देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। ठीक भाई, 7 को जैसे लिखे 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। मैंने यहाँ पर 14 लिखा। अब इधर हम लिख देते हैं 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रिय छात्रों, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये हम और आप यहाँ पर देखते हैं। इसके ऊपर मैंने लिख दिया उदासीन लिख दिया। क्या लिख दिया? उदासीन लिख दिया। तो उदासीन लिख दिया। इधर वाले भाग पर जैसे हम और आप आते हैं इसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। इधर जब आएंगे 1 से लेकर 6 के बीच में जब आएंगे इसे क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। तो प्रिय छात्रों, क्षारीय और अम्लीय को हमने और आपने जाना। हमें और आपको क्या पैमाना मिला? पीएच पैमाना मिला। तो पीएच पैमाने में हम और आप देख रहे थे तो पीएच पैमाना जैसे लिए तो क्षारीय, उदासीन और क्या अम्लीय मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ब्रोमीन में क्षार के घोल में विलय रहता है। ये क्षार के घोल में क्या रहेगा? विलय रहेगा। यानी कि जब भी उसका पीएच मान 7, 8, 9 आएगा ये क्या रहेगा? विलय रहेगा। जैसे उसमें विलय रहेगा तो और क्या करता है? गर्मी से जम जाता है। ज्यादा मात्रा में जब गर्मी होगी तीव्र गति से, जैसे 30 सेंटीग्रेड ताप लगा देते हैं, 20 सेंटीग्रेड ताप लगा देते हैं, ये गर्म होगा अपने आप ही जम जाएगा। जैसे ही जमेगा ये ग्लूकोनीन का कार्य है और क्षार के में विलय रहेगा, गर्मी से जम जाएगा। जैसे दूध, अगर हम और आप दूध ले लेते हैं, संध्या के टाइम दूध किसी पशु से हम और आप निकाल कर रखते हैं और जैसे रखे हैं ऐसे गर्म किए 30 सेंटीग्रेड ताप पर और रख दिए तो देखते हो सुबह देखते हो क्या करेगा? दूध से दही बन जाता है। प्राय क्रिया होती कैसे है? तो ध्यान दो, दूध के केसिनोजन, ये दूध के केसिनोजन में तीव्र गति से ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो जैसे जमना चालू करेगा देखो एक अलग जमता जाएगा, फिर अलग जमता जाएगा। सुबह देख दे रहे यार हमारा जो दूध है तो दही बन गया, उसको फिर उठाकर जैसे ही चखोगे खट्टा नजर आएगा। यह क्रिया कैसे हुई? ग्लोबुलिन की क्रिया हुई। क्षार में विलय था, गर्मी से जम जा रहा था, यानी कि जैसे उसको गर्म किए, गर्म करके रख दिए, रखने के बाद दही बन जा रहा है। यह क्रिया कौन सी कहलाई? ये ग्लोबुलिन की क्रिया। उस टाइम ग्लोबुलिन का कार्य था। तो जैसे दूध के अंदर एक चीज पाया जाता है, दूध के केसिनोजन, अंडे के ओहो, यानी कि ऊपर वाला जो भाग व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। आप अंडा लिए रहो, एग्स लिए रहो, किसी भी पक्षी का अंडा हो, चाहे मुर्गी का अंडा हो, चाहे जो अंडा हो, हम और आप किसी अंडे को अगर ले लेते हैं, उस अंडे को अगर ऐसे कच्चा है, यानी कोई उबाल ना किया गया है, कोई गर्म ना किया गया है, फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद ऐसे डार्क करते देखते कुछ न कुछ गिरने लगता है। बीच में उसके एक भाग पाया जाता है, पूर्ण रूप से हम और आप अध्ययन कर लेते हैं। उस भाग को हम लोग चूजा कहते हैं, यानी पीला वाला जो पदार्थ दिखाई देता है चूजा कहते हैं। उसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं व्हाइट कलर रहते हैं, उसके ऊपर वाला जो भाग रहता है व्हाइट कलर की कवर लगी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, जैसे उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फोड़ते निकलने लगता है, पानी के जैसे दिखाई देता है। अब उसी अंडे को क्या करें, किसी पानी में गर्म कर दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद देख रहे जो गिर रहा था वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ऐसे करते रहोगे तो नहीं गिरेगी। ये क्रिया हो क्यों रही है? क्योंकि हमने पहले बता दिया, दूध का जैसे केसिनोजन बनना, अंडे का ओहो बनना, और उसके बाद ग्लोबुलिन का, आलू का ट्यूबरिन, जो आलू के अंदर ट्यूबरिन होता है, ये प्राय इनके मुख्य लक्षण है। तो प्रिय छात्रों, और बताते हैं हम आपको संयुक्त प्रोटीन। अब संयुक्त प्रोटीन के बारे में जानते हैं, दूसरे भाग पर आते हैं। संयुक्त प्रोटीन का जो कार्य है, इसके नीचे जैसे हम और आप आते हैं, यहाँ पर देखो ग्लूटामिन है, सी वाला हमने बताया बी, ग्लोबुलिन सी पर आते हैं। संयुक्त प्रोटीन के नीचे मैंने लिखा है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन का क्या कार्य है? यह हल्के अम्ल तथा क्षार में विलय रहता है। हल्का अम्ल रहेगा, अम्लीय पदार्थ रहेगा, और क्षार रहेगा, नमकीन रहेगा, एवं उसमें क्या रहेगा? छिपा रहेगा, उसमें विलय रहेगा। जैसे गेहूं का ग्लूटामिन, चावल का क्षारीय छनेन, ये क्या रहता है? इसमें विलय रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हल्का यह क्या रहेगा? क्षार में विलय रहेगा। गेहूं का ग्लूटामिन जैसे पार्ट चख रहे हैं आप, खट्टा लग रहा है, उसमें भी विलय रहेगा। हल्का नमकीन लग रहा है, उसमें भी विलय रहेगा। तो इसका मुख्य कार्य है ग्लूटामिन का, ये गेहूं के हल्के पार्ट में, ग्लूटामिन के भाग में, चावल में हमेशा विलुप्त रहता है। इसके कार्य ये बहुत कुछ कार्य नहीं करता है प्रिय साथियों, इसका कार्य इतने पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं, जब हम और आप चौथे स्थान पर आते हैं प्रोमलिन। जब प्रोमलिन पर आते हैं, ये क्या करता है? 70 से 80% एल्कोहल में विलय रहता है। कहाँ पर रहता है? 70 से 80% एल्कोहल में विलय रहता है। एल्कोहल यानी कि दारू, जैसे हम लोग दारू पी लेते हैं उसमें एल्कोहल पाया जाता है। अगर चावल खा रहे कुछ मात्रा में स्टार्च और शर्करा, एल्कोहल की मात्राएं बनती है। तो प्रायः ये क्या करता है? 70 से 80 एल्कोहल में विलय रहता है। एल्कोहल में विलय रहता है।
बाद इसका जो मुख्य उदाहरण है गेहूं का ब्लाइडिन, क्या करते हैं गेहूं का ब्लाइडिन और मक्का का झीन। जो गेहूं का ब्लाइडिन होता है, मक्का का झीन होता है, उसमें क्या करता है, इसके मुख्य उदाहरण है। ये प्राय उनके अंदर विलेय पाए जाते हैं। और आगे हम और आप चल रहे हैं, इनके मुख्य उदाहरण क्या हो गए, ब्रोमिलिन के 70 से 80, एल्कोहल में क्या रहेगा, विलेय रहेगा। उसके बाद उदाहरण गेहूं का ब्लाइडिन, मक्का और झीन हो गए। डी वाले ई वाले एक्शन पर आते हैं। इसी सरल प्रोटीन का एक लास्ट भाग है जिसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो प्रिय छात्रों, फाइब्रस प्रोटीन बॉडी के अंदर कौन सा कार्य करता है, हम और आप यहाँ इसका अध्ययन करते हैं। ये किसी में विलय नहीं रहते हैं। कहते हैं मैं किसी में विलय नहीं रहूंगा, किसी में छुपूंगा नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं किसी से विलय नहीं रहूंगा। ये किसी में विलय जब नहीं रहता, ये क्या करता है, बॉडी में हड्डियों का ढांचा बनाता है। हम और आप जान ही रहे हैं, मानव शरीर एक क्या है, एक प्रकार का शारीरिक ढांचा है, नर कंकाल है। नर कंकाल है, चाहे मादा कंकाल कह लेते, चाहे नर कंकाल कह लेते, यानी कि मनुष्य का कंकाल कह लेते हैं। हमारी और आपकी शरीर क्या है, एक अस्थियों का जोड़ा है। हम और आप अगर अपने शरीर से मांसपेशियों को हटा दें, यदि और क्या बचेगा, सिर्फ मांसपेशियों को हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हड्डियां और अस्थियां ही दिखाई देंगी। इन्हीं हड्डियों और अस्थियों पर मांसपेशियां लगाकर किसी एक मानव शरीर की रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। जब उस संरचना को हम और आप देखते हैं, क्या करता है, फाइब्रस प्रोटीन हड्डियों का ढांचा बनाता है, एक तंताल बनाएगा, जंजाल बनाएगा, ऐसे एक जालिका बनाएगा और उसी सांचे में उसको हड्डियों को ढालना चालू कर देता है। जब मां गर्भवती रहती है तो बच्चे को जैसे जन्म देती है, उसके अंदर नर कंकाल की जो क्रियाएं करता है, यही फाइब्रस प्रोटीन ही करता है। जो बॉडी के अंदर सरल प्रोटीन का एक जो लास्ट भाग है, यही कार्य करता चला जाता है। उसके बाद त्वचा का कार्य करेगा पूरे शरीर पर, जो जैसे वो नर कंकाल बनाएगा, शरीर बनाएगा, कंकाल संरचना बनाएगा, उसी के ऊपर मांसपेशियां लगाकर त्वचा बनाने का कार्य करता रहता है। आगे चलकर जब ये दोनों क्रियाएं कर लेता है तो नाखून करता है, नाखून बनाएगा। हमारे और आपके नाखून देखे होंगे प्राय बढ़ते रहते हैं, कितना भी बार में इसे क्यों ना काटो, लेकिन बढ़ता ही जाता है। तो प्रिय छात्रों, ये करता है क्या है, फाइब्रस प्रोटीन हड्डियों का ढांचा बनाता है, त्वचा का निर्माण करता है, नाखून बड़ा करता है, नाखून जमाता है और बाल को उगाने में सहायता करता है। हमारे और आपके जो बाल हैं, ये सब बालों क्या करता है, एक उगाने का कार्य करता है, में पाए जाते हैं। ये सभी प्रोटीन जब इतना क्रिया कर लेगा, करने के बाद ये सभी प्रोटीन इनके अंदर ही समाहित रहता है, इन्हीं के अंदर ही पाया जाता है। ये क्या करता है, फाइब्रस प्रोटीन, जैसे हमको चेक करना पड़े, हड्डियों के अंदर फाइब्रस प्रोटीन रहेगा, त्वचा के अंदर फाइब्रस प्रोटीन रहेगा, नाखून के अंदर फाइब्रस प्रोटीन रहेगा, बाल के अंदर फाइब्रस प्रोटीन रहेगा और इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। इस प्राय इन्हीं के अंदर विलुप्त भी होते हैं। जैसे यह ऊतक की क्या करते हैं, इनके जो उदाहरण है, ऊतक की कोलेजन, बालों के केराटिन, मांसपेशियों में ये क्या होते हैं, बायोसिन की क्रिया कर हमेशा समाहित रहते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको बताया सरल प्रोटीन के 5 भाग, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और ग्लूटिन और प्रोमिलिन और फाइब्रस प्रोटीन। अब अध्ययन हम और आप करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा भाग हमने बताया संयुक्त प्रोटीन। दोस्तों, संयुक्त प्रोटीन जो था, हम और आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले किसका अध्ययन किया हमने और आपने, सरल प्रोटीन के बारे में जाना। जब संयुक्त प्रोटीन का नंबर आता है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, यह प्राय क्या करता है, कई पार्टों में बांट दिया जाता है। सी के बाद यहाँ पर डी लिखा जाता है प्रिय दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम और आप इसको क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। जिसका पहला भाग जो बढ़ता है प्रिय साथियों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का जो मानव शरीर के अंदर जो कार्य होता है, बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता है, ये प्रत्येक कोशिका में ही मिलता है। कहाँ मिलता है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो रहता है प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, जो कि संयुक्त प्रोटीन का एक भाग है। दूसरा भाग क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो दूसरा रूप है ग्लाइकोप्रोटीन रूप के नाम से जाना जाएगा। ये रक्त के क्या करेगा, रक्त के ग्लाइकोबिलिन एल्बुमिन में पाए जाते हैं। ये रक्त के अंदर जो ग्लाइकोबिलिन है, एल्बुमिन है, उनके अंदर ही पाए जाएंगे और अन्यथा कहीं नहीं पाए जाएंगे, जो कि एक संयुक्त रूप का एक दूसरा भाग है। तीसरे स्थान पर हम और आप देख रहे हैं, यहाँ पर फास्फोप्रोटीन का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, फास्फोप्रोटीन के बारे में बताया गया है। फास्फोप्रोटीन का जो कार्य होता है,
दूध के अंदर केसिनोजन, जो दूध है दूध के अंदर केसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग ओहो में पाया जाता है। समझ रहे हैं, जो दूध है फास्फोप्रोटीन, दूध की केसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग ओहो में पाया जाता है। हम और आप किसी एक अंडे को लेते हैं, जैसे उसको फोड़ देते हैं, फोड़ने के बाद जो उसमें पीला कलर का चूजा दिखाई देता है, उसके अंदर यह प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन क्या नाम है, फास्फोप्रोटीन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह कौन सा प्रोटीन है जो अंडे के पीले भाग में पाया जाता है? आंसर दे देगा, जैसे कह देगा संयुक्त प्रोटीन है, दे देगा सरल प्रोटीन है, बेटक्रम प्रोटीन है या फास्फोप्रोटीन है। तो आपको बताना है संयुक्त प्रोटीन तो था ही, लेकिन उसमें जब फास्फोप्रोटीन पूछ लिया तो आपको यही बताना है कि फास्फोप्रोटीन ही अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। तो प्रिय साथियों, हमने आपको बताया केसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग ओहो में पाया जाता है। यह क्या करता है, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये दूध और अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। या इसका क्या नाम था, फास्फोप्रोटीन नाम था। तो अगले चरण पर जैसे हम और आप चलते हैं, लास्ट वाला जो भाग है हीमोग्लोबिन से संबंध है। पहले हम आपको बताते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। प्रिय साथियों, हम और आप अपने मानव शरीर में देखते हैं हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर लगभग 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड की क्षमताएं होती हैं, यानी कि 5 से लेकर 6 लीटर तक वह उसके बॉडी में ब्लड रहता है। और वह ब्लड कब तक रहेगा, जब वो वयस्क रहेगा तभी 5 से लेकर 6 लीटर हो जाएगा। नहीं पता लगा 2 साल के बच्चे को पकड़ो और उसके बाद चूस कर उसका इंजेक्शन से निकाल के नापना चेक करो, कहीं तो 5 से लेकर 6 लीटर है, ये नहीं है, सर झूठ बोल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और आप जान सकते हैं 5 से 6 लीटर ब्लड उसी मानव शरीर के अंदर आएगा जो वयस्क रहे, लगभग 60 से लेकर 70 तक उसका वजन होना चाहिए। तो उसके बॉडी में 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड पाए जाएंगे। अब बात आती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन है क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ हीमो, समझ रहे हैं। अब ऐसे लिख दे रहा हूँ ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीम ऐसे अलग कर देते, ग्लोबिन को अलग कर देते। हीम नामक प्रोटीन, जान रहे हैं, प्रोटीन और पदार्थ, ये क्या है, प्रोटीन और पदार्थ है। तो हीम नामक प्रोटीन और ग्लोबिन नामक पदार्थ जब आपस में टकराते हैं तो बॉडी के अंदर जो रक्त जो संख्याएं होती हैं, रक्त लाल जो दिखाई देता है, इन्हें हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। प्रिय साथियों, आपको बता देते हैं विद्यार्थियों, जैसे हम और आप कहीं अगर कोई जा रहे हैं, कोई व्यक्ति देख रहे हैं सड़क पर, अचानक एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कंधे पर लादा यार, दौड़ ले गए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, सोच रहे हैं इसको बचा दे, और उसको रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम और आप उसे रक्त देना चाहते हैं। आप कहेंगे यार एक काम करो, मेरे शरीर में बहुत रक्त है, मोटे तगड़े हैं, एक काम करो रक्त मेरा ले लो तुम। जैसे वह रक्त देना चाहोगे तो पहले डॉक्टर कहेगा मैं तुम्हारा रक्त नहीं ले सकता क्योंकि तुम भले मोटे तगड़े हो, पहले मैं तुम्हारा HB टेस्ट करूंगा, तुम्हारा हीमोग्लोबिन टेस्ट करूंगा। तो जब तुम्हारा हीमोग्लोबिन टेस्ट करेगा प्रिय साथियों, उसके बाद ही आपका ब्लड डोनेट करा पाएगा। आपका हीमोग्लोबिन अगर ठीक ठाक रहेगा तो आपके अंदर तुरंत ब्लड की संख्या जान लेगा कितने लीटर में ब्लड आपके बॉडी में प्रेजेंट है, और आपके बॉडी के अंदर जब 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड की कैपेसिटी रहेगी, तभी वह व्यक्ति डॉक्टर क्या करेगा, आपके अंदर से ब्लड निकालेगा और दे देगा। यह प्रोसीजर यहीं नहीं खत्म होता है, अब ब्लड त्यागने के लिए और एक व्यवस्था कराई जाती है, डॉक्टर करता है। तो जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति एक्सीडेंट से ग्रसित है, पहले उसका टेस्ट किया जाएगा इसके ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो आपका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप उसको दे पाओगे। या आपके ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव नहीं है तो आप जान ही रहे, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है उसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आप तो दे ही पाओगे। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा, अचानक अकस्मात अगर ब्लड ग्रुप ओ वाला मिल जा रहा है, तब भी उस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ क्या है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है लेकिन सबका भक्षण नहीं कर सकता है। सबका भक्षण करने वाला ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, उसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि सबको ग्रहण करने वाला। तो प्रिय दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हुआ, रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये हमेशा क्या करेगा, रक्त के अंदर छिपा रहेगा। निकला कहाँ से, तो हीमोग्लोबिन शब्द जो आया, प्रोटीन जो आया, यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं हीमो प्रोटीन जो आया, कहाँ से हमें और आपको प्राप्त हुआ, संयुक्त प्रोटीन से प्राप्त हुआ। अगर आप कोई पूछे हीमोग्लोबिन किसका भाग है, तो आपको बताना है वर्गीकरण के, प्रोटीन के वर्गीकरण के हिसाब से, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अनुसार से वर्गीकरण में जब हम और आप अध्ययन कर रहे थे, उसका एक भाग संयुक्त प्रोटीन था। संयुक्त प्रोटीन का लास्ट भाग क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन कहाँ से आया, संयुक्त प्रोटीन का लास्ट का आया। तो प्रिय साथियों, हमने अध्ययन किया सरल प्रोटीन का, हमने अध्ययन किया संयुक्त प्रोटीन का। अब अध्ययन हम और आप करते हैं
व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में। तो चलिए व्युत्पन्न प्रोटीन को जानते हैं। विद्यार्थियों, हमने अध्ययन किया संयुक्त प्रोटीन के बारे में। अब अध्ययन करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन के कार्य क्या है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, हमने यहाँ पर कुछ लेख लिख दिए हैं। सरल तथा संयुक्त प्रोटीन का पाचन, जो सरल होता है संयुक्त होता है उसकी पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन क्रिया अपघटनों से अमीनो अम्लों के बनने के पूर्व दो प्रकार के व्युत्पन्न प्रोटीन बनते हैं। हमने इसलिए इसको लिखा। आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें, सरल तथा संयुक्त यानी कि सरल संयुक्त दोनों प्रोटीन पाचन क्रिया अपघटन से जब अमीनो अम्लों के बनने से ये दोनों जैसे बॉडी में जाएंगे, अपचन होगा, क्रिया करेंगे, अपघटन होगा। पचने की क्रिया जब होगी तो अमीनो अम्ल का बनना चालू हो जाएगा। जैसे अमीनो अम्ल बनना चालू कर देगा तब क्या कि पूर्व दो प्रकार के व्युत्पन्न प्रोटीन उत्पन्न कर देता है। यानी कि ये दोनों जब प्रोटीन बॉडी के अंदर जैसे ही समाहित होकर जाते हैं, पचना चालू करते हैं, टकरा कर अपघटन कर देंगे तो एक अमीनो अम्ल उत्पन्न होगा। उस अमीनो अम्ल के पूर्व दो प्रकार के व्युत्पन्न प्रोटीन क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। वही प्रोटीन का एक मुख्य अर्थ है। तो जैसे हम और आप इसका ये प्रोटीन और ये प्रोटीन का पाचन क्रिया अपघटन कराते हैं तो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, अमीनो अम्ल बनाता है। अमीनो अम्ल जब बनाएगा तो दो प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करेगा। पहले प्रोटीन क्या नाम है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरे का द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का जो कार्य है प्रिय साथियों, ये प्राथमिक का क्या जो कार्य है, ये पूर्ण रूप से इसके उदाहरण होते हैं। पहला मैं बता देता हूँ, दूध से दही बनते समय जब दूध रहेगा दही बनता रहे, कुछ टाइम तो हम भी नहीं देख पाएंगे, आप भी नहीं देख पाओगे, लेकिन दूध से दही जब बन जाता है हम और आप तभी देख पाते हैं कि दूध से दही बन गया है। यद्यपि दूध से दही बनते समय बना केसीन जो होता है, यानी कि जो उसका खट्टा पदार्थ जो होता है, उसके बाद प्रोटीन को अलगुलेट 5 प्रोटीन उबले अंडे का सफेद भाग, जैसे दूध से दही बनना, अगर कोई चीज दूध हम रख दिए हों, अचानक रात्रि का मौसम हो, क्या ऐसे दिन भर देखते रहेंगे कब दूध से दही बने, कब दूध से बने दही बने, कब दूध से बने, ऐसा नहीं करेंगे। उसको धार रख देते हैं, रखने के बाद अगले दिन देखते हैं दूध से दही बन गया। यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु और प्रोटीन उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या करता है, दूध से दही बन जाता है। तब हम और आप देख रहे हैं दूध से दही बनते समय केसीन नामक एक प्रोटीन उत्पन्न होता है। उस केसीन नामक प्रोटीन के साथ पहला लक्षण हम और आप देख रहे हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंदर। उसके बाद हमने आपको बताया एल्गुलेटेड 5 प्रोटीनों के साथ उबले अंडे, जैसे हम लोग उबला अंडा रहे, जैसे सुबह सुबह देख रहे हैं कच्चा अंडा लिए हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, फूट जा रहा है, गिर जा रहा है, और उसी अंडे को जैसे पानी के अंदर रखकर उबाल दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो वायवी भाग पर जैसे उसको हटा दोगे, निकोल दोगे, उसको कवर हटाने के बाद देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, सफेद अंडे का भाग दिखाई दे रहा है। ये सभी क्रियाएं कहाँ से हो रही हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन आया कहाँ से, तो सरल प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन आपस में जब अपघटन किए तो एक प्रोटीन का निर्माण किए। उस प्रोटीन का क्या नाम था, व्युत्पन्न प्रोटीन था। तो जब व्युत्पन्न प्रोटीन को निर्माण कर दिए तो उससे जो है दो जैविकताएं निकली। पहले का नाम प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन था, दूसरे का नाम क्या था, द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन का नाम था। तो प्रिय साथियों, पहले में मैंने आपको बताया ये सभी क्रियाएं हुई। अब आते हैं दूसरे के पास। द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन जो है ये जैविकों में मिला रहता है, जितना क्रिया ये करेगा उसी के जैविक पूरक वो क्रिया करता रहता है। तो प्रिय साथियों, मैंने आज भाग 2 में प्रोटीन का वर्गीकरण भाग 2 में आपको अध्ययन कराया भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अनुसार प्रोटीन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने पढ़ा आज और आप हम और मिलकर सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में पढ़ा। तो प्रिय साथियों, अगले टॉपिक में हम और आप एक नए टॉपिक से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।